गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। पार्ट थर्ड है हमारा और क्लास है 10 और सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। तो जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमारा पिछला वीडियो जो जिसका हमारा टॉपिक रहा था मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका का रहा था, जिसमें हमने आपको बताया था। आज हम अपने इस टॉपिक पर थोड़ा विस्तार से जानेंगे कि इस टॉपिक में क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी लगाए हुए। द बेल्जियन लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, यानी कि जो बेल्जियन लीडर्स जो थे वो उन्होंने कहते हैं कि श्रीलंका के जो तरीके जो थे, रास्ते जो थे, उनसे अलग रास्ते अपनाए बेल्जियम ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम जो था बहुत ज़्यादा अच्छा उदाहरण पेश किया उसने, जो वहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी को लेके जो उनके जो डिस्प्यूट हो रहे थे, उनमें विवाद जो चल रहे थे, उनको लेके बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण पेश किया। किसकी अपेक्षा? श्रीलंका की अपेक्षा। तो दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटीज़, यानी कि उन लोगों ने क्या किया, बेल्जियम के लोगों ने क्या किया, क्योंकि मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग जो हुई थी वो हाफ में की गई थी, यानी कि जो डच बोलने वाली कम्युनिटी और फ्रेंच और जर्मन बोलने वाली जो कम्युनिटी थी स्पीकिंग वाली, उन लोगों ने क्या करा, अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर दे दिए थे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इन लोगों के अपने जो कल्चर जो थे, उनके जो रीजनल और डिफरेंसेस जो थे और जो उनके कल्चर डाइवर्सिटीज़ जो थी, विविधता जो थी, सांस्कृतिक विविधता जो थी, उसको इन्होंने क्या करा, मान्यता दी, यानी कि रिकॉग्नाइज कर दिया, मान्यता दे दी सभी कल्चर्स को, यानी किसी एक विशेष कल्चर को नहीं दी इन्होंने, यानी सभी कल्चर जो हैं वो हमारी नज़र में। चलिए दोबारा। बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडमेंट देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, यानी कि 1970 और 1993 यानी 1993 के बीच और 70 और 93 के बीच में इन्होंने अपने संविधान में कम से कम 4 बार क्या करा, इन्होंने अमेंडमेंट किया, यानी कि संविधान को थोड़ा अपने मतलब बदला। किसके लिए बदला? यानी कि जो इनकी जो कम्युनिटी जो है, डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी और तुम्हारी कौन सी हो गई ये कम्युनिटी, जर्मन कम्युनिटी, ताकि इन लोगों को क्या हो, सहूलियतें मिले। इनके कल्चर हैं, इनके तौर तरीके से मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इनके तौर तरीके जो कल्चर जो थे, क्योंकि सभी के अलग अलग होते हैं कम्युनिटी के, तो इनको क्या मिल जाए, मान्यता मिल जाए, ठीक है। और ये जो है ये क्या कर सकें, अपनी कंट्री में रहकर ही क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें, अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकें। दे अरेंजमेंट दे वर्क आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्रीज एंड इज वेरी इनोवेटिव। और उन्होंने क्या करा, एक ऐसी व्यवस्था बनाई ताकि हमारे जो मतलब बेल्जियम के रहने वाले लोग हैं या बेल्जियम के जो निवासी हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, वो क्या करें, किसी दूसरे देश को क्या करें, मतलब किसी दूसरे देश को ऐसे दिखाएं कि हम लोग क्या हैं, इनोवेटिव है, ठीक है। हेयर आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द बेल्जियन मॉडल, यानी कि जो बेल्जियम जो था उसने कुछ मॉडल अपनाए थे, जो कम्युनिटी जो थी है ना, उसमें कुछ मॉडल अपनाए गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पार्टीशन होने से बच गया। पार्टीशन होने से क्यों बच गया? उन्होंने सभी कम्युनिटी के बारे में सोचा, जबकि श्रीलंका ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, तो वहाँ मैंने तुम्हें बताया था सिविल वॉर हो गया था। तो इन्होंने क्या क्या तौर तरीके अपनाए, कौन से मॉडल अपनाए? पहला मॉडल था इनका, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि जो बेल्जियम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनी थी, यानी केंद्र की सरकार जो बनी थी, उसमें जो थे तीनों कम्युनिटी के लोग जो थे वो बराबर उसमें सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, नहीं थे, उसके अंदर थे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, एक बैलेंस बन गया। क्या हो गया, अगर तीनों कम्युनिटी के बराबर आ गए तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट में बैलेंस बन गया। अब कोई भी लॉ वगैरह बनेगा तो उसमें तीनों की सहमति होगी, तीनों कम्युनिटी की सहमति होगी, किसी एक विशेष कम्युनिटी की क्या होगी, इसमें सहमति नहीं होगी, ठीक है। तीनों व्यक्ति की सहमति होगी, यानी कि तीनों लैंग्वेज यानी कि स्पीकिंग बोलने वालों की सहमति होगी, तो उससे क्या होगा, वो लॉ अच्छा रहेगा, यानी कि सभी लोग उसे क्या करेंगे, अपना सकेंगे, ठीक है, मतलब उसमें भेदभाव नहीं होगा उस लॉ में। अच्छा, आगे क्या था, और इसमें सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब इसमें क्या था, इसमें कुछ स्पेशल लॉज थे जिनमें मतलब कि मेजोरिटी के मेंबर्स जो होंगे वो अपनी नहीं चला सकेंगे, क्योंकि जब इक्वली तीनों मेजोरिटी से, मतलब तीनों कम्युनिटी से जब सदस्य आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इस तरीके से, और कोई भी सिंगल कम्युनिटी वाला इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा अपनी तरफ से, तीनों के डिसीजन होंगे, बैलेंस होंगे। अगला है हमारा, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन ऑफ द कंट्री साइड। अब इसमें क्या हुआ, अब ऐसा भी नहीं कि सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल के पास ही रखी जाए। अब एक गवर्नमेंट और है इसमें, सेकंड वाली वो है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यानी राज्य सरकार। तो बहुत सारी पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी।
ठीक है। तो द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका मतलब ये हुआ जब बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी तो इससे ये हुआ कि मतलब जैसे कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई ऐसा डिसीजन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में नहीं थोप पाएगी, ठीक है। कोई ऐसा निर्णय मतलब कोई ऐसा लॉ बना दे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के मतलब कि अपोजिट हो, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ही पावर दे दी गई थी कि वो उस लॉ को ना माने, ठीक है, उस पर अपना विरोध जताए। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में भी ये था कि उसमें भी तीनों कम्युनिटी जो थी उनके भी बराबर बैलेंस में वहाँ पे लोग स्टेट गवर्नमेंट में मौजूद थे। अच्छा, अगला है ब्रुसेल्स हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मैंने तुम्हें बताया कि इसमें एक मतलब ब्रुसेल्स में क्या था, अलग अलग गवर्नमेंट थी अलग अलग कम्युनिटीज़ की, ठीक है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें क्या कहा गया था, जैसे कि हम बात करते हैं ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स जो था वो बेल्जियम की कैपिटल थी, मैंने बताया तुम्हें, है ना। वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे क्या था, उल्टा था, वहाँ फ्रांस यानी कि फ्रेंच बोलने वाले लोग मेजोरिटी में थे, है ना। तो जब वहाँ की जो गवर्नमेंट जब बनी कैपिटल की, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन लोगों ने जैसे कि उन लोगों ने क्या करा, फिर वहाँ पर जैसे कि उन्होंने माना, जब उन्होंने कहा कि भाई जब सेंट्रल में डच वाले हमारा साथ दे सकते हैं, है ना, क्योंकि पूरे बेल्जियम में तो डच डोमिनेट कर रहे थे और ब्रुसेल्स जो कैपिटल थी उसमें फ्रेंच वाले डोमिनेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जब डच वाले हमारे बराबर मतलब डच वाले जब हमारी बात मान सकते हैं तो हमें कैपिटल में यानी कि जो राजधानी है ब्रुसेल्स उसमें हमें क्या करनी चाहिए, डच वालों की बात माननी चाहिए। यहाँ पर भी हम क्या करें, बैलेंस सरकार बनाएं, यानी कि बैलेंस में आए, डच वाले भी इसमें हों, फ्रेंच वाले भी हों और जर्मनी वाले भी इसमें हों, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया ताकि कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई भी डिस्प्यूट ना हो किसी चीज़ को लेकर। अच्छा, अब आगे क्या हुआ, ये तो बात हो गई इसकी, ठीक है। अब बात अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसका, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इसके अलावा भी एक तीसरी गवर्नमेंट थी जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। बोलो, कम्युनिटी गवर्नमेंट ये किसके द्वारा चुनी जा रही थी, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, जैसे कि तुम नाम से जान रहे होगे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी वहाँ पे कि ये जो कम्युनिटी, जैसे डच, मान लो कोई ऐसा क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र जहाँ पे डच लोग रहते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे किसकी सरकार रहेगी, डच वाले की सरकार रहेगी। कोई ऐसी मतलब जगह है जहाँ पर फ्रेंच वाले हों, है ना, वो डोमिनेट कर रहे हो उस विशेष क्षेत्र में, या कोई ऐसा जहाँ पर जर्मन वाले डोमिनेट कर रहे हो, जैसे कि अपने इंडिया की बात करते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ मुस्लिम डोमिनेट करते हैं, मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, हिंदू की कम है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ हिंदू, कुछ ऐसे हैं क्षेत्र जहाँ पंजाबी या सिख वगैरह डोमिनेट करते हैं या मराठी डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की वहाँ पे भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। वो कम्युनिटी गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग जो हैं क्या कर सकें, कम्युनिटी वाले अपने कल्चर, जो उनका कल्चरल है और एजुकेशन है और जो उनकी लैंग्वेज है उससे जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको क्या कर सकें, उसको सुलझा सकें और अपने जो सांस्कृतिक और शिक्षा जो है उसको बढ़ा सकें, उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये था। तो अब हमने यहाँ पर क्या पाया, बेल्जियन मॉडल से हमने क्या पाया, क्योंकि पहले तो क्या था, सबसे शुरुआत में बेल्जियन मॉडल जो था बहुत ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, बहुत ज़्यादा क्या कह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन था पहले। तो इसमें क्या हुआ, सभी कम्युनिटी के लोग एक हुए, उन लोगों ने आपस में बैठ के बात की, तो उन्होंने इस चीज़ को उठाया, भाई अगर मान लो कोई एक ही कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ा दिए जाए तो दूसरी कम्युनिटी तो बेकार हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने व्यवस्था बनाई ताकि किसी भी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो और सभी कम्युनिटी को उस विशेष कंट्री में आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्षेत्र हो, एरिया हो जिसमें वो अपने आप को बराबर तरीके से अपने आप को आगे ले जा सकें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। तो ये मॉडल उन्होंने अपनाया जो कि बहुत अच्छा मॉडल रहा, ठीक है। और एक चीज़ और, इसी मॉडल को देखते हुए यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन जो है यहाँ पे ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, इस चीज़ को देखते हुए, ठीक है। तो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो हमें क्या सीखने को मिला, जैसे कि हम बुक में पढ़ रहे हैं कि हमें इसमें बेल्जियम का जो एक मॉडल था और ये जो श्रीलंका जो था, हमने दो स्टोरी पढ़ी यहाँ पे, तो उससे हमें सीखने को क्या मिला, हमें इसमें सीखने को मिला कि दोनों में तो वैसे तो डेमोक्रेसी थी दोनों में, लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि जो बेल्जियम में जो था वहाँ पे तो अच्छी तरीके से जो कम्युनिटीज़, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी, है ना, अलग अलग जो थी, उन्होंने तो आराम से अपना मतलब डिस्प्यूट जो थे, विवाद थे, वो आराम से सुलझा लिए।
लेकिन जब हम श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ पे मामला जो था वो गड़बड़ा गया। सिन्हाला वाले जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे पूरे देश में, और श्रीलंकन जो तमिल जो थे, है ना, उसमें कुछ तमिल वाले जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे उसमें श्रीलंकन भी थे और इंडियन भी थे, तो इनकी संख्या कम थी, ठीक है, और कुछ क्रिश्चियन थे। तो उसमें क्या हुआ, उसमें वहाँ पे विवाद हो गया, क्योंकि वो सिन्हाला को ही क्या कर रहे थे, आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। सिन्हाला लैंग्वेज को क्या कर दिया उन्होंने, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया श्रीलंका की। और जो सिन्हाला ज़्यादातर जो 70% जो लोग जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे, उसमें क्या था, बौद्धिज्म को मानने वाले लोग थे वो ज़्यादातर। तो उन्होंने क्या करा, जो बौद्धिज्म जो था उसको उस रिलीजन को क्या कर दिया, नेशनल रिलीजन बना दिया, ठीक है। तो ये सब विवाद थे श्रीलंका में, और जबकि ऐसा कोई विवाद नहीं हो पाया कहाँ, बेल्जियम में। तो ये दोनों में फ़र्क था। तो इसी वजह से क्या हुआ, बेल्जियम जो था वो अपना मतलब सफ़र आगे तय कर गया, मतलब सक्सेस हो गया वो, ठीक है, वहाँ कोई भी विवाद नहीं हुआ। पर श्रीलंका में मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बताया कि विवाद हुआ था, उसमें सिविल वॉर भी हो गया था, मतलब दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में मतलब गृह युद्ध छिड़ गया, दोनों कम्युनिटी के लोग उसमें झगड़े और कई हज़ारों लोग मारे गए उसमें। क्योंकि क्या हुआ, वो अदर कम्युनिटी के लोग जो थे वो सिन्हाला से अलग श्रीलंका में, ठीक है, वो मांग कर रहे थे कि भाई हमारा एक अलग मतलब स्टेट हो या कोई भी हो, अलग हमें अलग कर दो, क्योंकि आप हमारे बारे में सोच ही नहीं रहे हो, हमारी कम्युनिटी के बारे में। तो इस तरीके का विवाद था उसमें। तो इस दोनों स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला, ठीक है, अगर जैसे कि कम्युनिटी का विवाद होता है तो हमें इस तरीके से सुलझाना चाहिए जैसे कि बेल्जियम में हुआ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम रहेगा वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब